चीजों पर काम किया जाए। देखिए, आपके प्रीलिम्स की बात करूं या मेंस की बात करूं, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर बात करें हम, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिनको हम कहते हैं उन पर बात कर लें, हम लोग वर्तनी पर बात करें, इन सब चीजों पर आपको काम करना है। और खास चीज जो मैं देखता हूं आप लोगों की परीक्षा में, वो ये देखता हूं कि आप लोगों के लिए व्याकरण का जो भाग है वो बहुत छोटा है। आपके लिए सबसे बड़ा भाग है शब्दकोश का। देखिए, जब भी मैं भाषा की बात करता हूं, नमस्कार जी, नमस्कार, जब भी मैं किसी भाषा की बात करता हूं, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, चाइनीज हो, जो भी भाषा है, उस भाषा की अगर मैं बात करूं तो भाषा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग होता है व्याकरण का, इसमें क्या होते हैं, नियम होते हैं, ठीक है, कौन सी चीज कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, उसके पीछे का एक कॉन्सेप्ट होता है, व्याकरण। दूसरी तरफ होता है शब्दकोश, जिसको हम अंग्रेजी में वोकेबुलरी के भी कह देते हैं, शब्दकोश कह देते हैं हिंदी में। अब कहानी क्या है, आप लोगों की जो परीक्षा होती है ना, आप लोगों की परीक्षा में सबसे ज्यादा फोकस होता है इस तरफ इतना फोकस नहीं। आप अगर मैं 6-7 टॉपिक जो आपके हैं उसकी ही अगर मैं बात कर लूं, तो आपका पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आपका तत्सम तद्भव हो गया, वर्तनी हो गया, है ना, वाक्यांश, वाक्य शुद्धि हो गया, ये जितने भी टॉपिक मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये सबके सब टॉपिक की कहानी एक जैसी चलती है। एक जैसी कैसे चलती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। जैसे मैं आपको एक सेकंड, मुझे एक सेकंड का समय दीजिए, आई शो यू, मैं सारी चीज आप तक पहुंचाने के मूड में। जैसे ये एक आर ओ का एक पेपर है मेरे सामने, और इसके अंदर विपरीतार्थक शब्द पूछे हैं, विलोम शब्द पूछे हैं, उसके बाद में इन्होंने वाक्य के लिए शुद्ध, अच्छा, वाक्य शुद्धि पूछी है। वाक्य शुद्धि के बाद में फिर देखिए ये वर्तनी का प्रश्न है। वर्तनी के बाद में अगर मैं देखूं तो वर्तनी वर्तनी उसके बाद में वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वाक्यांश के लिए एक शब्द के बाद में चला आगे चला तो मुझे दिखा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्दों की कहानी चलते चलते ये यहाँ तक पहुंची, और उसके बाद में इन्होंने पूछ लिया विशेषण विशेष्य, ठीक है, फिर विशेषण विशेष्य चलता रहा, ये विशेषण विशेष्य चल रहा है, और उसके बाद में आ गए पर्यायवाची पे। पर्यायवाची जैसे ही कंप्लीट हुआ और कहानी हो गई समाप्त। तो अब खुद आप बताइए कि आपके पास में व्याकरण का और शब्दकोश को अगर मैं कंपेयर करूं तो कौन सी चीज ज्यादा है आपके इसमें। स्वाभाविक बात है आपके इसमें शब्दकोश ज्यादा है। चलिए, स्वागत है मीनाक्षी प्रिंस, आपका भी स्वागत। अब कहानी क्या है, अगर मैं व्याकरण की बात करता हूँ, चलो व्याकरण की तरफ, तो एक तो कहानी है आपकी वर्तनी की। हालांकि देखा जाए तो ये भी शब्दकोश से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन फिर भी वर्तनी को मैं व्याकरण में रखूंगा क्योंकि इसके अंदर कुछ नियम है। कल मैं आप लोगों को वर्तनी और वाक्यांश पे बात करूंगा, तो कल मैं आपको इस वर्तनी कल नहीं, अब आपकी जो कक्षा, हाँ कल ही होगी, कल होगी ना आपकी कक्षा, तो कल मैं आप लोगों के साथ वर्तनी और वाक्य शुद्धि भाग 1 में वर्तनी के नियमों को आपको डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके अलावा एक जो टॉपिक है वो है विशेषण विशेष्यिका। विशेषण विशेषिका, ये आपके व्याकरण से संबंधित है। तत्सम तद्भव को मैं ये मानता हूं कि व्याकरण की बजाय उसको शब्दकोश में ही रखा जाए। तो शब्दकोश की तरफ में आपका आ जाता है पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, ठीक है, ये सब इधर आ जाएगा। हाँ, वाक्य जो है, वाक्य शुद्धि की अगर मैं बात करूं तो उसको मैं मान सकता हूं कि वाक्य शुद्धि इधर होनी चाहिए। मीनाक्षी, अगर आप फुल मार्क्स पाना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूस स्टडी करनी पड़ेगी। मेरे साथ में मैं तरीका बताऊंगा, उसका उसका रीजन भी है। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ हवा में बात करता हूँ। पिछली बार यूपीपीएससी आरओ के अंदर 60 में से करीबन 52-53 प्रश्न मेरी परीक्षा से, मेरे क्लासरूम से बैठे थे। हाँ, हो सकता है आप लोगों को ऐसा लग जाए कि अरे आप तो ज्यादा बोल दी, नहीं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं। 52-53 प्रश्न के शब्द मेरी परीक्षा, मेरी आपकी जो परीक्षा हुई थी उसके अंदर मेरे क्लासरूम में पढ़ाए हुए में से बैठे थे। बाकी के 5-7 प्रश्न में होता क्या है ना, कि मैं उसको क्लेम इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो शब्द भाई मैंने कहीं ऑप्शन में पढ़ाया होगा, मैंने ऐसे बातचीत करते करते कभी बोल दिया होगा, तो मैं उसको क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन 52-53 प्रश्न तो मैं क्लेम करता हूं कि मैंने मेरी क्लास के अंदर वो पढ़ाए हैं, सीधे सीधे उस शब्द पर बात की है। 2-4 शब्द ऐसे थे, 2-4 प्रश्न ऐसे थे जो मैंने डिस्कस नहीं किया, है ना। तो ये जो कुछ जैसे आप ऐसे समझो कि 52-53 में से शब्दकोश और व्याकरण से संबंधित मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रश्नों में से बैठी थी कहानी। बाकी के 5-6 प्रश्नों में कहानी ये हुई थी कि कहीं ना कहीं मैंने उन शब्दों पे बात की थी या उस तरह के शब्दों के बारे में बात की थी, तो उन पे मैं क्लेम नहीं करता। बाकी के 3-4-5 शब्द ऐसे थे जो हो सकता है भाई इतना बड़ा
विस्तृत आप लोगों का सिलेबस है, उसमें से कहीं कुछ छूट भी सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं बड़ाई कर रहा हूँ, है ना? हाँ, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। आप बस प्रयास करिए, मेरे साथ कनेक्ट रहिए और चीज़ों पर ध्यान देना शुरू करिए, आप बहुत बढ़िया नंबर लेकर आएँगे। ठीक है साहब? ठीक है, मैं क्लेम करके मैं ये करना नहीं चाहता था कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ। दरअसल मार्केटिंग नहीं थी। अगर आप न इसको स्वीकार न करें तो यूट्यूब पर जाकर आप वो वाले वीडियोस भी देख सकते हैं जहां से प्रश्न बैठे, और वो वीडियोस भी देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने ये कहा है। जिस दिन मैं इसका रिव्यू करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे और निर्मय सर और हम लोग साथ में बैठ के इस पर रिव्यू किया था, और रिव्यू करने के बाद में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था कि देखिए ये यूट्यूब पे मैंने जो क्लासेस ली थी उसके अंदर इतने इतने प्रश्न बैठ गए। आपको जब मैं वो रिव्यू कर रहा था, वो जब जो जो एग्जाम के वाले दिन जब मैंने रिव्यू किया तो उसी दिन मेरे मुंह से निकल रहा था, देखो ये मैंने पढ़ाया था, देखो मैंने ये पढ़ा, वो होता था। तो मुझे मजा आ रहा था, और यकीन मानिए मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आप लोगों के साथ ऐसे शब्दों को डिस्कस करता रहूं, ऐसी चीजों को पढ़ाता रहूं ताकि आप बेहद अच्छा स्कोर करके आए। और बस आप लोगों को बने रहना है, आप बढ़िया करेंगे। देखिए, कहीं पर मैं सहायता कर सकता हूं, कहीं पर मैं सहायता नहीं कर सकता। इस बाउंड्री को तो आप लोग समझते हैं, नयन सर, प्रिंस, मीनाक्षी, आप लोग इस बाउंड्री को तो समझते हैं ना। एक एक लिमिट होती है जहां तक मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, एक लिमिट ऐसी होती है जहां पे मैं आपकी सहायता करने में मैं भी असक्षम हूं। कारण बताता हूं वो कौन सी लिमिट है और कैसे। देखिए, जब आप शुरू करते हैं पढ़ाई तो सबसे पहली कहानी होती है आपके लिए, वो होती है आपको व्याकरण समझना होता है। और व्याकरण का अगर बेस कॉन्सेप्ट अगर नहीं क्लियर है तो समस्या बहुत होती है। उसके लिए मेरे हाथ में है, मेरे पास उसकी हर लिमिट तक मैं जा सकता हूं। आप जैसे भी पढ़ना चाहें, जिस तरह से भी प्रश्न पूछना चाहें, आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो मैंने आपके वर्तनी को ठीक करवा देना है। मैं आपको तरीके बताऊंगा, सही तरीका क्या है, क्या कहाँ कहाँ गलती होती है, किस तरह से आप उस गलती को ठीक कर सकते हो। दूसरा होता है वाक्य हो गए, आपका विशेषण विशेष हो गया, उसको मैं बिल्कुल प्योर आपको कंटेंट दूंगा। बेस क्या है उसका, उसके ऊपर प्रश्न कैसे बनते हैं, उसको हम हर तरह से डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इन पर आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे, और प्रश्नों को हल करने के बाद आप क्या करेंगे, जहां भी डाउट आता है आप सीधे मुझे डाउट भेज सकते हैं। 60 नंबर फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न, चलिए आपने पूछ लिया, मैंने जवाब भी दे दिया। देखो, एक चीज समझो, जब भी आप किसी परीक्षा की तैयारी करना शुरू करें तो सबसे पहला काम आपका यह होता है कि आप उसका सिलेबस उठा के देखें, ठीक है? और दूसरा काम यह होता है कि आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देखें, ताकि आपको यह पता रहे कि सिलेबस क्या है। मैं तो क्या है, मेरा तरीका है, मैं जब शुरू करता हूं तो मैं सिलेबस को डिस्कस करता हूं आप लोगों से, लेकिन ये सिलेबस भी जब मैं डिस्कशन करूं तब आपको कम से कम पता तो हो कि सिलेबस मैं भी सही बता रहा हूं कि नहीं। नहीं कल से आप बोलेंगे अरे आपने तो पता नहीं कौन सा सिलेबस बता दिया था, ऐसा तो नहीं है ना, है ना? तो आपको पहले एक बार देखना चाहिए, उसके बाद फिर सिलेबस जब मैं बताऊं तो आपको पता चल ही जाएगा। अच्छा, फिर तीसरी कहानी क्या होती है, अब देखो यहां तक वाक्यांश, वाक्य शुद्धि तक, वर्तनी शुद्धि तक, या शब्द आपके विशेषण तक, यहां तक तो मैं आपको साथ में लेके चलूंगा, बिल्कुल मेरी बराबरी के साथ, आपको पीछे नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे साथ चलेंगे। कारण है उसका बेस तैयार करना है। बेस के बाद फिर अभ्यास जितना करना है वो आपके हवाले है, वहां पे मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। हाँ, वहां पे डाउट होने पर मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो जब भी आपको कहीं भी डाउट आता है आप सीधे उठाओ, डाउट बॉक्स में डालो, मेरे पास आएगी खबर, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझसे बात कर सकते हो। पहला हो गया। दूसरी कहानी बनती है किसकी, दूसरी कहानी बनती है शब्दकोश की। तो वहां पे आ जाता है आपका पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब आप खुद सोचो, ये याद किसको करना है? क्या मैं आपको याद करा सकता हूं? क्या मैं आपको रटा सकता हूं? क्या मैं नहीं, कोई भी टीचर, कोई भी फैकल्टी, क्या आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रटा सकते हैं? नहीं। साफ साफ उत्तर है नहीं। कारण, क्योंकि वो आपकी हार्ड डिस्क में फीड होना चाहिए। देखिए, मुझे बहुत सारे शब्द याद है, पर क्या मैं आपको याद करा सकता हूं? नहीं। हाँ, लेकिन क्या मैं प्रयास कर सकता हूं? हाँ, बिल्कुल मैं प्रयास कर सकता हूं। और आज मैं आपके साथ में उसी तरह का प्रयास करूंगा। मैं आपको वो तरीका सिखाऊंगा जिससे आप ज्यादा से ज्यादा शब्द याद कर सकें। और
उसके लिए मैं पूरा फंडा आप तक पहुंचाऊंगा। तो मैं आप लोगों के साथ वहां भी साथ में रहूंगा और चीजों को आपके साथ लेकर चलूंगा। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा बातें न करते हुए सीधे सीधे आज के टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है? विलोम शब्द। देखिए, विलोम शब्द एक ऐसे शब्द है जो अक्सर शादी के बाद आदमी को याद हो ही जाते हैं। मजाक कर रहा था। देखो क्या होता है, शादी के बाद में लड़ाइयाँ होती है ना, तो आदमी एक दूसरे को उल्टा बोलता है, विपरीत, खाना खा लो, नहीं खाऊंगा। विलोम शब्द जल्दी याद हो जाते हैं। तो मजाक कर रहा था यार। विलोम शब्द है क्या? विलोम या विपरीत, विपरीत अर्धन अर्थी, विपरीतार्थी शब्द जो अर्थ को विपरीत कर देते हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। जब हम शब्दों की बात करते हैं ना, तो शब्द प्रकरण या शब्दों को लेकर जब विचार किया जाता है, शब्द विचार भी कहते हैं, उसके अंतर्गत हम शब्दों को कई भागों में बांटते हैं। जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ये शायद आप लोगों के साथ कोई प्री रीड्स में डिस्कस करें। ये प्री रीड्स हैं एक्चुअली, जब टॉपिक शुरू हो उससे पहले की कहानी। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को हमने तीन तरह से देखा है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। राज सर स्वागत। ऐसे शब्द जो अपने आप में रूढ़ी हो, परंपरा से आए हो। गुफा, अब गुफा का कोई अर्थ होता है कि नहीं, हमको नहीं पता। हम गुफा का एक ही अर्थ जानते हैं, वो जो पहाड़ों के अंदर कटान करके जो जगह बन जाती है उसको हम कह देते हैं गुफा। इसके अलावा हमको कोई अर्थ नहीं पता। अच्छा, अगर इस गुफा को हम तोड़ दें, गुफा कर दें, तो क्या कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। मतलब ये कि आज से कई हजार साल पहले जो हमारे हमारे पूर्वज रहे होंगे, उन्होंने उसका नाम गुफा रखा, आज भी हम उसको गुफा ही कह रहे हैं। हमने एक शब्द लिया पेड़, अब इस पेड़ को तोड़ दो, अगर पेड़, कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा। हम इसको पेड़ क्यों कहते हैं, उसके पीछे की कोई वो जानकारी है आपको? नहीं, आप बस देखते हैं और कहते हैं ये पेड़ है। तो ऐसे शब्द जो रूढ़ी या परंपरा से लगातार चले आ रहे हैं, वैसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर दूसरा होता है यौगिक शब्द, जो योग से बनते हैं, जो दो शब्दों के योग से बने हों। पाठशाला, अभी हम पढ़ रहे थे ना, विलोम या विपरीतार्थी, तो विपरीत धन अर्थी, तो ये यौगिक शब्द हो गए, जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और दोनों शब्दों के अर्थ भी उस जो तीसरा शब्द बना है उसी शब्द के अर्थ में निहित होते हैं, वे यौगिक शब्द है। फिर तीसरी कहानी बनती है योग रूढ़ शब्दों की। योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो बनते तो योग से हैं लेकिन रूढ़ हो जाते हैं। जैसे गजानन, जैसे दशानन, जैसे आशुतोष, जैसे पीतांबर, जैसे निशाचर, जैसे कंसारी, जैसे त्रिपुरारी। अब ये शब्द क्या है? ये शब्द दो दो शब्दों से मिलकर बने। जैसे पीतांबर में पीत और अंबर, लेकिन जब ये दोनों शब्द जुड़े तो ना तो पीले की बात हुई, ना वस्त्र की बात हुई, सीधे सीधे भगवान विष्णु की बात हुई। मतलब तीसरे व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गए, इसलिए इनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यहां तक का मामला क्लियर है? हाँ ना, जल्दी से अंगूठा दिखा दीजिए, मुस्किया दीजिए जरा जल्दी से, क्लास में पता चल जाए। ओके, तो हमने तीन चीजें पढ़ी, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। किसमें आते हैं ये? व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उत्पत्ति कहां हुई। तो शब्दों के ऊपर विचार करते करते हमने सोचा कि क्या ये शब्द आए कहां से हमारे उसमें हिंदी में। तब हमने उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को लेकर बातचीत की और इसको लेकर एक सेशन में आपका लूंगा, तत्सम तद्भव देशज विदेशज संकर के बारे में मैं पूरी डिस्कशन आपके साथ करूंगा। तीसरा मामला होता है अर्थ का, कि शब्द का अर्थ कैसे निकले, शब्द का अर्थ कैसा निकल रहा है, शब्द सार्थक है या नहीं है, या शब्द निरर्थक है, क्या शब्द समानार्थी है, क्या शब्द विलोमार्थी है, क्या यह शब्द किसी अन्य शब्द के जैसा अर्थ भी देता है, क्या मतलब अनेकार्थी शब्द भी है, क्या यह समोच्चारी भिन्नार्थक है, जैसे कुल और कूल। निर्वाद और निर्विवाद, ये शब्द सुनाई एक जैसे देते हैं, तो क्या ये सब शब्द एक ही हैं? नहीं, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। तो जब हम
अर्थ के आधार पर देखते हैं तो इसमें भी कई तरह के शब्द देखने को मिलते हैं और उसी के अंतर्गत आपका विलोम शब्द आता है। अंतिम कहानी है प्रयोग के आधार पर शब्दों की। तो जब हमने प्रयोग के आधार पर शब्दों को देखा तो हमने कहा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्य में प्रयोग करते समय थोड़ा सा परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, विकार उत्पन्न हो जाता है उनमें, उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं। फिर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, जैसे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जैसे क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, आपका विस्मय आदि बोधक, निपात, ये सब अविकारी शब्द है। और तीसरी कहानी यहां पर ही हमको देखने को मिलती है विकारक, जिनके कारण विकार हो, जैसे लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, पुरुष। मैंने बहुत कम समय में बहुत सारी बातें बता दी हैं, कंफ्यूज मत होना। तो आज का जो टॉपिक है ना, आज का टॉपिक अर्थ के आधार पर है कि अर्थ के आधार पर शब्दों को कैसा देखा जाए, और उसमें हमने एक ऐसे शब्द देखे जिनके विलोम यानी विपरीत अर्थी शब्द ढूंढने हैं। तो विलोम शब्द है क्या? विलोम का मतलब होता है उल्टा या विपरीत। किसी शब्द का उल्टा अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द विलोमार्थक या विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के नाम पर देखें, आदि। अब आदि का विलोम शब्द क्या होता है? अंत होता है ना? लड़ाई करते हैं ना पति पत्नी आपस में, मैं आज शुरू करूंगा, नहीं आज खत्म होगा। तो यहां पर कहानी जो बनती है वो विलोम की है, उल्टे की है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग कैसे याद करते हैं। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, वो किताब निकालते हैं, इधर शब्द होते हैं, इधर विलोम शब्द होते हैं, इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। ऐसे याद करने से अगर याद हो जाता तो फिर तो क्या बात थी? क्या रटा जा सकता है चीजों को? नहीं। तो फिर क्या करें सर? मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला काम तो ये करिए कि हर शब्द का अर्थ जानना शुरू करिए। हम लोग कई बार बिना अर्थ जाने याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक शब्द है, मैं अक्सर पूछो प्रश्न, जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? तुरंत लगा देते हैं लोग, स्थावर होता है। उनसे पूछो जंगम का मतलब क्या होता है, बोले ये नहीं पता हमको। फिर क्या पता है? बोले इसका विलोम शब्द स्थावर होता है। अगर हमने ऐसे याद कर लिए तो क्या ये हम लोगों का लंबा साथ दे पाएंगे? क्या इस तरह से याद करने पर वो हमको लंबा साथ दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। कुछ दिन याद रहेंगे, फिर हम भूल जाएंगे। तो इसको लंबे समय तक याद कैसे करें, इसकी तरफ हम फोकस करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं आदि। आदि का मतलब होता है शुरू, प्रारंभ। श्री गणेश, अंत करेंगे। अंत मतलब इति। अंत मतलब अंत को हम क्या कहते हैं? इति श्री भी कहते हैं। देखो, आदि को हम श्री गणेश कहते हैं ना, श्री गणेश जिसके अंदर अच्छी शुरुआत हो। इसका उल्टा क्या हो जाता है? इति श्री। ये आपने पढ़ा भी होगा परीक्षा, पहले फिल्में आती थी ना, फिल्मों के अंदर आखिरी में द एंड की जगह इति श्री लिखा होता था, मतलब हैप्पी एंडिंग्स। ठीक। आदि का क्या हो गया? अंत हो गया। आद्य का भी क्या हो जाएगा? अंत्य हो जाएगा, अंत्य। ठीक है। अगर मैं यहां पर देखूं तो अथ, अथ का विलोम शब्द भी इति होता है। अब देखो, 3-4 तरह की चीजें एक साथ याद कर ली ना हमने। जब आप चीजों को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो जल्दी याद होती है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, कुछ और बातें करते हैं। जैसे आय। आय मतलब कमाई, है ना? आय उल्टा क्या हो जाएगा? व्यय, खर्च कर देना, है ना? एक शब्द होता है, यहां पर सुना होगा आपने, मितव्ययी। मितव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला, है ना? यहां पर क्या आ जाएगा? मितव्ययी है तो मितव्ययी। अब मितव्ययी मतलब कम खर्च करने वाला, और या अगर यहां पे मैं कर दूं बहुव्ययी तो मतलब बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। उदार भी कह देते हैं, फिजूल खर्ची भी कह देते हैं। तो ये इस तरह से जोड़ सकते हैं। चलिए, आर्द्र का मतलब क्या होता है? आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है गीला, भीगा हुआ। उल्टा क्या हो जाएगा? शुष्क, सूखा। शुष्क शब्द जो है ना, शुष्क से ही सूखा शब्द बना है। ठीक है, शुष्क से सूखा, रुक्ष से रूखा बना, ये तत्सम तद्भव के जोड़े हैं। तो शुष्क से सूखा, आर्द्र मतलब गीला। ठीक। आद्य का अंत्य हो गया। अर्पण, अर्पण करना मतलब क्या होता है?
या आपको अर्पण, हम बोलते हैं ना हे भगवान आपको अर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं मतलब चढ़ाते हैं, आपको देते हैं, आपको प्रदान करते हैं। उल्टा क्या हो जाएगा, जब देना है तो उल्टा क्या हो जाएगा, लेना, लेना मतलब ग्रहण कर लेना। ये अर्पण ग्रहण, अर्पण ग्रहण। अब आपको याद है अर्पित शब्द आता है, अर्पित, कई लोगों के नाम होते हैं अर्पित। अर्पित का क्या मतलब होता है, जो चढ़ाया गया हो, जो चढ़ा दिया गया हो, जो किसी के लिए सौंप दिया गया हो, वह अर्पित है, चढ़ाया हुआ अर्पित है ना। अच्छा, आकाश का पाताल, अवनी का अंबर। अब यहां पर होता क्या है, अगर सोचिए यहां पर अवनी लिखा होता और आकाश, अंबर और पाताल आपके पास तीन ऑप्शन होते, आप क्या लगाते, आकाश भी सही होता, अंबर भी सही होता, फिर क्या करते सर, याद रखिए कुछ जोड़े बने हुए हैं, आकाश के साथ पाताल का जोड़ा है, अवनी के साथ अंबर का जोड़ा है ना। वो आपने सुना ना, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलतल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी, अवनी और अंबर तल में, अवनी और अंबर। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अधित्यका उपत्यका। आपको पता है, एक और बात बताऊं मैं आपको, कभी आपने हिंदी साहित्य के यूपीएससी के जो यूपीएससी के अंदर जो पढ़ना होता है वो देखी कभी सामग्री, अवनी मतलब पृथ्वी, नयन सर, अवनी मतलब पृथ्वी। आपने कभी यूपीएससी का जो ऑप्शनल पेपर होता है हिंदी का, हिंदी साहित्य का, ये जो पेपर होते हैं ना, इसमें क्या होता है, बहुत सारे निबंध, बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी नाटकें, बहुत सारी कविताएं, ये सब इनको पढ़नी होती है और परीक्षा देनी होती है इसी के अंदर से। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश भर में जितने भी अपने हिंदी स्टेट्स हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, जहां जहां पे, हिमाचल, जहां जहां पे, उत्तराखंड, जहां जहां पे हिंदी पूछी जाती है, वहां पे ये जो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आते हैं, आपको क्या लगता है, अलग से सोच के लाते हैं? वो जो सिलेबस है यूपीएससी का, उसके अंदर ये शब्द हैं, उन उन टेक्स्ट में है ये शब्द, बस वहीं से उठाते हैं और आपको दे देते हैं कि लो बताओ इसका अर्थ। अब जैसे आदित्य का शब्द, अभी मैं पढ़ रहा था जयशंकर प्रसाद का, आपने सुनी होगी, आषाढ़ का एक दिन, एक उनकी नाटक थी। नहीं, अभी अभी तो कोई कोई तरीका नहीं है दोस्त, अभी कल तो परीक्षा हुई है मीनाक्षी, अभी तो आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लीजिए कॉपी, फिर वो आएगी वहां से जो भी डिटेल आएगा फिर वो पता चलेगा, ठीक है। चलिए, फिलहाल आदित्य का उपत्यका की बात कर रहा हूँ तो देखो क्या है, मैं अभी आषाढ़ का एक दिन पढ़ रहा था, उसके अंदर ये शब्द है उपत्यका। वो बोलती है कि माँ आज तो मैं उपत्यका, उपत्यका ही भीग गई। उपत्यका मतलब क्या होता है, दरअसल दो पहाड़ों के बीच की जो समतल जमीन होती है ना, पहाड़ों के नीचे जो समतल जमीन होती है उसको उपत्यका कहते हैं। और किसी पहाड़ के ऊपर जो समतल जमीन होती है, पहाड़ के ऊपर वाली जो ये समतल जमीन होती है, ये कहलाती है अधित्यका। तो अधित्यका और उपत्यका। अब आप सोचो, कहाँ अधित्यका उपत्यका का प्रयोग हुआ आषाढ़ के एक दिन में, और आपसे पूछा जा रहा है, तो पूछा जा रहा है उसको जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे, क्या आपको दिमाग में रहेगा? आज आप पढ़ेंगे उपत्यका, कल भूल जाएंगे। तो आपको इसको कनेक्ट करके चलना पड़ेगा। आवाहन या आह्वान, सही शब्द है आह्वान, ठीक है, याद रखिएगा, ये इसका सही शुद्ध वर्तनी है। इसका तद्भवीकरण करके लोगों ने आवाहन भी कर दिया है, कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब विपरीतार्थी होता है विसर्जन। किसी को बुलाना, किसी को आवाहन, आह्वान करना, आहूत करना, इसको हम कहते हैं आह्वान या आवाहन। अब उल्टा क्या हो जाएगा, विसर्जन करना। गणेश विसर्जन करते हैं, है ना, अनंत चतुर्दशी पे गणेश का विसर्जन करना मतलब उनको भेज देते हैं वापस, ठीक है, कैलाश चले जाते हैं वो भी, तो ये विसर्जन। अच्छा, ये एक शब्द है अल्पज्ञ बहुज्ञ। अब इसको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा। जैसे एक शब्द है ज्ञ, ज्ञ का मतलब होता है जानना या जानने वाला। अब इसमें अगर आप लगाओगे सिर्फ लगाओगे तो क्या बन जाएगा, अज्ञ मतलब न जानने वाला। इसमें लगा दीजिए भी या अभी, तो इसका मतलब हो गया अभी अभी जानने वाला या कुछ जानने वाला।
उस बारे में जानने वाला। फिर इसी में आप लगा दीजिए सर्व, क्या बन जाएगा? सब कुछ जानने वाला। बहु, बहुत जानने वाला। अल्प, कम जानने वाला। प्रमुखता से जानने वाला। विशेष जानने वाला। एक ही से बन रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ, प्रज्ञ, विज्ञ या सर्वज्ञ के लिए आपका विलोम शब्द क्या बनेगा? अरे नहीं मालूम? अज्ञ बनेगा, अज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, जो विशेष रूप से जानता हो, जो प्रमुखता से जानता हो, उसको क्या, उसका उल्टा क्या कर दोगे, विपरीत क्या कर दोगे? जो कुछ नहीं जानता हो। तो न जानने वाला अज्ञ है। न जानने वाला कौन है? अज्ञ है। हाँ, अब आप बोलेंगे सर अल्पज्ञ बोल सकते हैं, तो नहीं, अल्पज्ञ क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि ज्यादा जानने वाला तो कम जानने वाला, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुज्ञ, अल्पज्ञ, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। बाकी का सर्वज्ञ की बात करो, प्रज्ञ की बात करो, विज्ञ की बात करो, ये तीनों के तीनों आपको लेके जाएंगे अज्ञ की तरफ। ठीक है, बात समझ में आई हाँ या ना? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब बचता है भिज्ञ और अभिज्ञ। इनका क्या करें सर? तो भिज्ञ अनभिज्ञ, चाहे अभिज्ञ लिखा हो चाहे भिज्ञ लिखा हो, इन दोनों के अंदर कंफ्यूज मत होना। नहीं, कई लोग क्या करते पता है, भिज्ञ का विलोम शब्द अभिज्ञ लिखाते हैं, गलत हो जाएगा वो। भिज्ञ भिज्ञ और अभिज्ञ एक ही बात है। इन दोनों का विलोम शब्द जो होता है वो होता है अनभिज्ञ। क्या होता है? अनभिज्ञ होता है। भिज्ञ या अभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अनभिज्ञ। तो चाहे अभिज्ञ दे दे वो, चाहे भिज्ञ दे दे, कंफ्यूज मत होना वहां जाके। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले कुछ शब्दों पे चलते हैं। आधुनिक, प्राचीन। अब इसी आधुनिक शब्द से बना है एक शब्द अधुनातन। अब आप बताओ इसका विलोम शब्द क्या लिखोगे? अगर आपने आधुनिक का प्राचीन लिखा है तो अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? नहीं पता? विलोम पुरातन होगा, प्राचीनतम नहीं। प्राचीनतम नहीं, पुरातन। अधुनातन, पुरातन। याद रहेगा? रहेगा? मजा आ रहा है? आगे देखते हैं, कुछ और शब्द देखते हैं। अंतरंग, बहिरंग। अब आपको यहां क्या लगता है अंतरंग बहिरंग पढ़ के? अंतरंग का मतलब अंदर के रंग, बहिरंग मतलब बाहर के रंग। नहीं भैया, यहाँ रंग की बात हो ही नहीं रही है। शब्द क्या है पता है आपको? अंतः धन अंग। और इस स्थिति में जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, त के पहले अगर विसर्ग होता है तो ये र बनाते हैं, ये नियम है। तो बन जाता है आपका अंतरंग। अंतः धन अंग मतलब अंदर के अंग, फेफड़ा, दिल, जिगर मतलब जिगर मतलब लीवर, ठीक है। आंतें, बड़ी आंतें, छोटी आंत, इधर ये वो सब, किडनी विडनी सब अंतरंग कहलाती है। आपने सुना होगा एक शब्द, इस अंतरंग शब्द का प्रयोग मित्रों के लिए भी करते हैं कि वह तो मेरा अंतरंग मित्र है। अंतरंग मित्र है मतलब जैसे अंदर के शरीर के अंदर के जो अंग है ना, वैसा ही मित्र है। उसके सामने मैं हर बात कह सकता हूँ या हर उससे बात सुन सकता हूँ, है ना। वो अगर एक आध अच्छा बुरा भी कह देगा तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। क्यों? क्योंकि वह अंतरंग मित्र है, उससे मैं हर बात अपनी शेयर कर सकता हूं। वैसा अंतरंग मित्र। आपके मित्र कई होंगे लेकिन अंतरंग मित्र कब कोई एकाध होता है, और एकाध अंतरंग मित्र होना भी चाहिए। अगर नहीं है तो बना लीजिए। अगला होता है बहिरंग। तो अंतरंग का विलोम शब्द होता है बहि धन अंग। और इसका मतलब यह हुआ कि जो बाहर के अंग होते हैं, जैसे हाथ, पांव, नाक, आंख, कान, मुंह, ये सब बहि धन अंग मतलब बहिरंग कहलाते हैं। आगे चलिए, आरोह। आरोह करना मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना। अवरोह मतलब कि नीचे की तरफ उतरना। तो आरोह अवरोह, पर्वतारोही पर्वतावरोही। हाँ, बहिरंग विभाग, बिल्कुल सही था। ठीक है, आगे चलें। आगे देखिए, आदर। अब आदर का आप ये नहीं कह सकते कि भैया आदर को, आदर करना मतलब उसको एकदम से जी हजूरी करना, सर नमस्ते नमस्ते, और जब जा आओ, उसका मतलब उल्टा हो गया। नहीं, आदर न करना भी निरादर है। आदर और आदर का विलोम शब्द क्या हो गया? निरादर। निरादर मतलब आदर से हीन,
आदर आदर विहीन कर देना भी निरादर ही होता है। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि कोई किसी को आपने नमस्कार किया और उसने जवाब न देकर ऐसे मुंह कर लिया, अब आप क्या बोलोगे? निरादर कर रहा है वो। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा चलिए, कर्कश। कर्कश आवाज किसकी होती है? कर्कश, जो कानों में चुभे। ठीक, उल्टा कर दो, कोमल या मधुर, मधु के समान, शहद के समान मीठी, किसकी होती है? सही है। कर्कश का कोमल या मधुर, दोनों सही है, दोनों लगा सकते हैं आप उत्तर। दोनों नहीं आएंगे, आएगा एक ही। चलिए अगला नाम है कृपण। कृपण का उधार नहीं रहे, उदार। देखो, कृपण का मतलब होता है, अपनी भाषा में अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो होता है कंजूस। इससे भी बड़ी डिग्री अगर लगाना है तो मक्खी चूस। मतलब आदमी के पास से पैसा नहीं खिसकता, उसको कहते हैं कृपण। उल्टा हो जाएगा उदार। उदारवादी, आजकल एक एक शब्द चलता है, उदारवादी सोच रखो। उदारवादी सोच का मतलब होता है सबके लिए उदार रहो। जैसे हम अपने गुनाहों को माफ कर देते हैं, वैसे दूसरों के गुनाहों को भी माफ कर दो, उदार। ठीक है, तो ये धन से भी जुड़ा हुआ है, अर्थ से भी जुड़ा हुआ है, सबसे जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं कृष पे। कृष मतलब ऋतिक रोशन नहीं है। कृषकाय एक शब्द होता है, कृषकाय। कृषकाय मतलब एकदम हड्डी का ढांचा, जिसके हाथ पांव कीर्तन करते हुए दिखाई दे, ऐसे लोग कृषकाय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृषकाय। उल्टा हो जाएगा स्थूल। स्थूल वो लोग होते हैं जिनके शरीर पर कोई भी एक सीधी लकीर नहीं होती, गोलू मोलू जैसे, टेडी बियर जैसे लोग क्या कहलाते हैं? स्थूल कहलाते हैं। कृषकाय स्थूल, कृष स्थूल, कृषकाय स्थूल काय। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, सज्जन शब्द किससे बना है? सत धन जन से। सत मतलब अच्छे, उल्टा क्या कर दें? शब्द आदर। आदर एक शब्द होता है कृषकाय। कृषकाय मतलब एकदम हड्डी का ढांचा, जिसके हाथ पांव कीर्तन करते हुए दिखाई दे, ऐसे लोग कृषकाय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृषकाय। उल्टा हो जाएगा स्थूल। स्थूल वो लोग होते हैं जिनके शरीर पर कोई भी एक सीधी लकीर नहीं होती, गोलू मोलू जैसे, टेडी बियर जैसे लोग क्या कहलाते हैं? स्थूल कहलाते हैं। कृषकाय स्थूल, कृष स्थूल, कृषकाय स्थूल काय। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, सज्जन शब्द किससे बना है? सत धन जन से। सत मतलब अच्छे, उल्टा क्या कर दें? दुर्जन भी कर सकते हैं, दुर्जन। दुर्जन का एक शब्द, एक और शब्द भी बनता है, वो होता है खल, है ना? खल आई निकट मृत्यु अब तेरी, वो किसी उसमें लिखा हुआ है, रामचरितमानस में, चौपाई में भी है। खल, खल मतलब दुर्जन, क्रूर। अच्छा, अगला शब्द है गुरु। अब गुरु के बारे में क्या कहें? गुरु उल्टा क्या हो जाएगा? लघु। गुरु से एक शब्द बना गौरव। विलोम शब्द क्या बनेगा लघु से? लाघव। गुरु से एक शब्द और बना गरिमा। लघु से एक शब्द क्या बन जाएगा? लघिमा। अब बताओ, ये याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप इनको अगर अलग अलग याद करने बैठोगे, याद रहेंगे? ये नहीं रहेंगे, आप उलझोगे। साथ में याद करिए, गुरु से लघु, गौरव से लाघव, गरिमा से लघिमा। अब आगे चलते हैं। ग्राह्य। ग्राह्य शब्द बना है ग्रहण से, ग्रहण करना, उल्टा हो जाएगा त्याग करना। तो ग्राह्य त्याज्य, ग्रहण करने योग्य ग्राह्य, त्याग करने योग्य त्याज्य। ठीक है। मलाई, मावा, रबड़ी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला ग्राह्य पदार्थ हैं।
जुबां केसरी त्याज्य पदार्थ है। अरे याद रहेगा क्या? त्याज्य मतलब त्यागने योग्य, ऐसे नहीं करना अपने को। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट। गणतंत्र और राजतंत्र, देखो अंतर क्या है दोनों में। गणतंत्र कह लो या लोकतंत्र कह लो, बात एक ही है। क्योंकि लोक यानी जनता, जनता के द्वारा जब तंत्र चलाया जाता है, प्रशासनिक तंत्र चलाया जाता है, तो उनके लिए वहां से गण होते हैं। भाई हमारे विधायक गण और हमारे सांसद गण, ये सब गण जो है हम लोग लेकर जाते हैं और फिर वो वहां पहुंच जाते हैं, और फिर हमारी गणना न करते हुए वो लोग गण अपनी अपनी मर्जी करते हैं। नहीं, गणतंत्र या लोकतंत्र कहलाता है। वहीं राजतंत्र में एक परिवार विशेष के पुत्र और पुत्री जन्म लेने के बाद अचानक से उन्हें राजगद्दी सौंप दी जाती है। ओम जय जगदीश हरे। उनका राज वहां पे उनके परिवार में उन्हीं का जन्म होता है जिनको राजा बनना है। ये मामला गड़बड़ है ना। राजतंत्र पहले चलता था, आजकल क्या चलता है? लोकतंत्र चलता है, गणतंत्र चलता है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मोदी जी बहुत ज्यादा बातें करते हैं इस पे। आप लोग बोलोगे मैं मोदी जी का भक्त हूँ। हाँ नहीं, लग जाता भैया निशान। चलिए, गौरव का लाघव मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को। चलिए, चिंतित, अब ये याद रखना, देखो चिंतित में निश्चिंतित मत करके आ जाना। कई लोग ऐसी गलतियां कर देते हैं, जैसे संदेह पूर्वक, एक शब्द है संदेह पूर्वक, इसका विलोम शब्द होता है निस्संदेह। और कुछ लोग क्या करते हैं पता है, वहां लिख के आ जाते हैं निस्संदेह पूर्वक। अरे भैया, जब संदेह पूर्वक लिखा था तो संदेह के अंदर निस लगा के निस्संदेह हो जाता है। ठीक वैसे ही चिंतित में केवल निश लगा के निश्चिंत हो जाता है, चिंता से निश्चिंत। निश्चिंतित मत लिख देना। छूत अछूत, ये इसमें कुछ पढ़ने याद करने वाली जैसी है। देखो, अचेतन का मतलब होता है जड़, जिसमें चेतना ना हो, जो एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, जो एक जगह जड़ के समान बैठा रहे, उसको कहते हैं जड़ या अचेतन। उल्टा हो जाएगा चेतन। ठीक है। जेय अजेय, जेय का मतलब होता है जिसे जीता जा सके या जिसे जो जीतने योग्य हो। अजेय जो जीतने योग्य ना हो या जिसे जीता न जा सके, अजेय है। बहू का बहुरिया नहीं होता, अल्प होता। कौन है ये, इसने यहाँ पे बहुरिया लिख दिया? बहू का क्या होगा? अल्प होगा। बहु मतलब ज्यादा, अल्प मतलब कम। तिमिर मतलब अंधेरा, तिमिर मतलब अंधेरा, इसको क्या कहते हैं? तम भी कहते हैं, तमिस्र भी कहते हैं, तमिस्र। एक शब्द आज ही मैं पढ़ा, आज मैं पढ़ाया भी था, तमिस्रा। तमिस्रा का मतलब होता है अंधियारी रात, और इधर आ जाता है ज्योत्सना। ज्योत्सना का मतलब होता है चांदनी। हाँ मतलब गाना पहुंच गए आप वहां तक। तो तिमिर का क्या हो जाएगा? प्रकाश। एक बात और ध्यान दो, तिमिर प्रकाश को आलोक भी कहते हैं। आलोकनाथ दीक्षित पे मत चले जाना बाबूजी पे। प्रकाश को आलोक भी कहते हैं, तिमिर का उल्टा। तरल ठोस, तटस्थ पक्षपात। तटस्थ मतलब तट पे खड़े होकर देखना, किनारे खड़े हो जाना, तटस्थ कहलाता है। पक्षपात होता है या तो इसकी तरफ हो जाना या उसकी तरफ हो जाना। आप तो जानते ही हैं, अपने पड़ोस में एक है, अब तो उसको खैर मुल्क भी नहीं कहते, हम मुल्क भी नहीं कहते है। वो पक्षपाती रहा है, कभी अमेरिका की झोली में, कभी रशिया की झोली में, कभी चाइना की झोली में। हमारा मामला कैसा है? हमारा मामला तटस्थ है, गुट निरपेक्ष है हम, तो तटस्थ है हम, हमारे विचार पे तटस्थ है। हमको जो करना है वो हमारे हिसाब से करेंगे, तुम्हारे ज्ञान नहीं चाहिए, नो। वो वाला तटस्थ और पक्षपात, क्लियर? हाँ बताइए सर, प्रिंस सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? अगला लीजिए, त्यागी और स्वार्थी। त्यागी जो त्याग दे, स्वार्थी जो केवल अपना स्वार्थ, अपने अर्थ के लिए काम करे, वह स्वार्थी है। स्वार्थी, त्यागी। क्या बोला था मैं? मैंने कहा पिताजी का नाम लिया? मोदी जी की बात करोगे आप? है
मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उससे पहले मनमोहन सिंह जी थे, प्रधानमंत्री थे, बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हमारे यहाँ, सब अपने अपने हिसाब से प्रधानमंत्री बने, सबने अपने अपने हिसाब से प्रधानमंत्री का काम किया। मैंने कब बात की? चलो आगे देखो। धृष्ट, धृष्ट का मतलब होता है, धृष्ट, धृष्ट का मतलब होता है उद्दंड। अच्छा दीक्षित बोला, दीक्षित मेरा सरनेम है, आलोकनाथ दीक्षित। अरे आलोकनाथ दीक्षित नहीं जानते? वो बाबूजी नहीं बनते थे फिल्मों में? अरे सलमान खान की कई सारी मूवी में बन के बैठे रहते हैं, वो लड़की के पिताजी बनते हैं अक्सर वो। हाँ वही वही पहचान गए ना, बस वही उन्हीं का पहचान, उन्हीं को तो याद कर रहा हूँ, वो भी दीक्षित है। आ गया याद, चलो बढ़िया है। अब तो कम से कम आप लोग नहीं बोलोगे कि आलोक मतलब प्रकाश होता है, नहीं बोलोगे ना? अरे ऐसे याद कर लो, और क्या चाहिए जीवन में। चलिए देखेंगे, दृष्ट का मतलब होता है उद्दंड, उद्दंड या अक्खड़। सही बात देखा जाए तो दृष्ट को उद्धत भी कहते हैं, अक्खड़ भी कहते हैं। जिनको बात करने की तमीज ना हो उसे हम क्या कहेंगे? दृष्ट। अकड़ के बात करें, जैसे वो सीट पर बैठे हो, आप जाके बोलो भाई साहब थोड़ा सरकिए, कहां सरक जाए? दृष्ट है, क्या है? दृष्ट। दूसरे कौन होते हैं? विनीत होते हैं। उनसे आप प्रेम से बात करेंगे कि सर सरक जाइए, बोलेंगे अरे सर हमको बहुत दूर जाना है, इतनी दूर तक जाने में बहुत तकलीफ होती है, इसलिए थोड़ा जगह बजा के बैठ। वो हाँ, आप अगर सोच रहे हो कि सीट मिल जाएगी, वो नहीं मिलेगी। बातों के तरीके से आपको पता चल रहा है कि कौन धृष्ट है, कौन विनीत है। आगे चलिए, निरक्षर साक्षर, निर्धन अक्षर सधन अक्षर। निर मतलब जो अक्षर के बिना घूमता रहे दुनिया में, निरक्षर है। जिसको अक्षरों का ज्ञान हो वह साक्षर है। अच्छा वो शिक्षित है या नहीं, उसमें अलग कहानी है। साक्षर और शिक्षित में अंतर होता है। साक्षर वो है जिसको अक्षर का ज्ञान है, शिक्षित वो है जिसके पास शिक्षा है, जिसके पास ज्ञान है, जो ज्ञान को, अपने पास के ज्ञान को वह इंप्लीमेंट कर पाता हो अपने जीवन में। परकीय स्वकीय, परकीय मतलब पर मतलब बाद की, स्वकीय मतलब स्वयं की। मतलब परकीय व्यवस्थाएं और स्वकीय व्यवस्थाएं। परकीय व्यवस्थाएं जो आसपास से बाद से की जाए, स्वकीय मतलब स्वयं के द्वारा की गई, स्वकीय। प्रसाद विषाद, देखो प्रसाद की बजाय हर्ष ज्यादा लिखा होता है, हर्ष का विषाद होता है, पर प्रसाद का भी विषाद ही होता है। ठीक है, प्रसाद विधन साध। एक एक नियम है संधि का कि अगर स के पहले अ को छोड़कर ई ई उ आते हैं ना, तो ये क्या होता है, इसमें स का ष षटकोण बन जाता है। ये नियम है। जैसे विधन सय विषय, विधन सम विषम, तो विधन साध विषाद। बात समझ में आई? आई बात समझ में? तो विधन साध बराबर विषाद, प्रधन साध प्रसाद विषाद। याद रहेगा? नहीं, निषाद अलग चीज है। आदान का प्रदान, ठीक है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अति अना। अनुलोम प्रतिलोम, अनुरक्त विरक्त। अब यहाँ रक्त का मतलब वो वाला नहीं, रक्त मतलब खून वून वाली बात नहीं चल रही। अनुराग से शब्द बना है, अनु धन राग, अनुराग विराग। तो राग के अंदर अनुराग से अनुरक्त हो गया। अनुराग मतलब स्नेह, मोह, प्रेम, किसी के साथ जुड़ाव, और उसके भाव को अनुराग कहते हैं। तो उल्टा, अगर जिस व्यक्ति में किसी के प्रति अनुराग है तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा? अनुरक्त कहलाएगा। उल्टा हो जाएगा विराग, जिसमें किसी प्रकार का राग ना होकर कोई विशेष या भिन्न राग से जुड़ गया हो, ईश्वर से कनेक्ट हो गया हो, तो वह कैसा हो जाएगा? विरक्त हो जाएगा। अब यहां तक की कहानी तो सबको समझ में आती है, कहानी बदलती है यहां से। कई बार हम लोगों को उपसर्ग प्रत्यय से उसके विलोम शब्द मिलते हैं। उसके लिए अच्छा रहेगा कि आप लोग उपसर्गों और प्रत्ययों पर काम करें, खास तौर पे उपसर्गों पे। उपसर्ग में किस उपसर्ग का अर्थ क्या निकलता है, किस उपसर्ग का अर्थ क्या निकलता है, उनमें क्या अंतर है, इसको पढ़े बिना आपको ये समस्याएं दूर नहीं होंगी। तो उस पर जरूर टाइम लगाइए थोड़ा सा और इसको कंप्लीट करिए। जैसे सु का उल्टा हो गया कु, सौ का दुर्भाग्य, सदाचार कदाचार या दुराचार।
दोनों सही है। साध्य असाध्य, आहार निराहार, शुभ अशुभ, पात्र अपात्र, स्थिर अस्थिर, हिंसा अहिंसा, ज्ञेय अज्ञेय, ज्ञानी अज्ञ। कोई कठिन है ही नहीं मामला यहाँ पे, इनमें तो कोई कठिन नहीं है। तो इस तरह से आप याद करें। अब आप बोलेंगे सर आपने तो इतना ही बताया, इतने ही शब्द थे क्या? नहीं, शब्द बहुत सारे हैं दोस्त, शब्दों की कोई गणना नहीं है, इतने हैं। तो याद कौन कौन से करें आप? विशेष तौर पे अगर आप मेरे साथ जुड़ गए हैं और आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो हरदेव बहारी को मैं सजेस्ट करता हूँ। मैं हर बार कहता हूँ कि डॉक्टर हरदेव बहारी लेकर आइए। उसमें क्या है, बहुत शब्द दे रखे हैं, चाहे पर्याय हो विलोम हो, सबके अंदर बहुत बढ़िया शब्द दे रखे हैं। तो वो खरीदने से आपको ज्यादा फायदा होगा बजाय दूसरी और कोई किताब हो। अच्छा, उसमें गलतियां भी कम है ना, सबसे बड़ी बात यह। चलिए, अब बारी आती है कुछ प्रश्नों की। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ प्रश्न करने के लिए? हाँ, बस बढ़िया किया फिर आपने, बढ़िया ले आया। चलिए साहब, कुछ प्रश्न करते हैं। आइए देखते हैं कौन कितने पानी में। 15 सेकंड का समय दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा मैं। ठीक, तैयार? अरे अंगूठा तो दिखा दो, मुस्किया तो दो जरा। कौन कौन है क्लास में? प्रिंस, मीनाक्षी, नयन, एक बार अंगूठा दिखा दो, मुस्किया दो जरा क्लास में कि हाँ सब तैयार है सर, प्रश्न कर लेंगे सारे। पहला प्रश्न 15 सेकंड के लिए, समय शुरू हो चुका है। वेरी गुड, सबको आंसर करना है। आंसर आ जाएगा निष्कपट। आसान था, कपट का निष्कपट। देखें इसका क्या करते हैं आप लोग। बढ़िया, बिल्कुल सही उत्तर, मधुर। कर्कश का क्या हो जाता है? मधुर हो जाता है। बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 3, देखते हैं इसका उत्तर क्या लगता है। वे, अरे गड़बड़ कर लिए। अवनत थोड़ी होता है, अवनत तो उन्नत का होता है, उन्नत का अवनत। ठीक है, विपन्न होता है, संपन्न का विपन्न। एक शब्द और सुनो, संपत्ति विलोम शब्द विपत्ति, नोट कर लो। ठीक है, निर्धन या दरिद्र का, गरीब का, राजा या सेठ होता है, धनिक होता है, धनिक। ठीक है, विलोम शब्द लगाइए। बढ़िया, अरे गड़बड़ कर लिए। चलो कोई बात नहीं। देखो, सनातन, शाश्वत, चिरंतन, ये एक ही बात है। चिरंतन का मतलब समझो, चिर, चिर मतलब होता है लंबी, अंत न। तो जिसका लंबे समय तक अंत ना हो वह क्या है? चिरंतन है, वह सनातन है, वह शाश्वत है। उत्तर क्या आ जाएगा? नश्वर, जो नष्ट होने वाला हो या नष्ट होने की संभावना हो जिसकी, वह नश्वर कहलाता है। अगला प्रश्न। बढ़िया, दाता सही होगा, आगत नहीं। याचक, जो याचना करे। उल्टा कौन है? जो इसको दे। तो देने वाला, देने वाला मतलब कौन? दाता। चलिए, सब लोग आंसर करेंगे जितने लोग मेरे साथ हैं।
ओह सबने गड़प कर लिया। देखो, कृतज्ञ जो शब्द है उसका मतलब होता है जो आपके किए हुए को माने। उल्टा हो जाता है इसका कृतज्ञ। कृतज्ञ। रिजु का मतलब होता है, देखो रिजु का मतलब होता है सरल रेखा, उल्टा हो जाता है वक्र रेखा, घूम के आ जाने वाली, वक्र रिजु। जटिल की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है जटा धन इल, मतलब जो जटा के समान उलझी हुई हो उसे हम जटिल कहते हैं। कुटिल का मतलब होता है कूटनीति से तैयार होने वाली, तो कुटिल। अब कुटिल और जटिल क्या, जटिल क्या एक जैसी चीजें हैं या विलोम शब्द है? विलोम तो नहीं है, आसान आ जाएगा इसका विलोम शब्द होगा टू, इसका डी। नेक्स्ट, समय समाप्त। सही उत्तर दिया 50%। सब लोग आंसर करो, ऐसा नहीं करो। देखो ध्यान दो, पाश्चात्य सर्वज्ञ का मैंने अभी बताया था ना, अज्ञ होता है। निश्चित का अनिश्चित हो जाएगा, अनिश्चित है ना। पाषाण का क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा, है। प्राच्य का क्या हो जाएगा? पाश्चात्य हो जाएगा। देखो एक शब्द है प्राची, एक होता है प्रतीची। तो प्राची मतलब पूर्व, प्रतीची मतलब पश्चिम। आइए आगे चलें। एक सेकंड है, पानी पी ले रहा हूं मैं। हम्म, उद्दंड विनीत, पहले याद था क्या? नहीं था ना। है, एक एक एग्जाम्पल दिया आपको, कैसा याद हुआ? चलिए अगला देखते हैं। यहां गलती मत करना। बिल्कुल सही, 67% भारतीय सही उत्तर के साथ। अर्वाचीन का प्राचीन, देखो नवीन को प्राचीन भी अर्वाचीन भी कहते हैं। अर्वाचीन या नवीन दोनों सही है। अत्यधिक का विलोम शब्द बताइए। लड्डू प्रश्न है, आजू बाजू कोई घूम रहा हो तो उसको बुला लो, बताओ जरा, तो वो खुद बता देगा कि ये होता है। एकदम सही। अति धन अधिक, अत्यधिक, अति धन अल्प, अत्यल्प, अत्यधिक अत्यल्प, सही है। अगला प्रश्न। एकदम सही, 67% भारतीय सही उत्तर के साथ। लिखित आएगा बच्चा, अमौखिक नहीं। देखो मौखिक का मतलब होता है मुख से कहा हुआ। अब जो मुख से ना कहा हुआ हो तो कहाँ जाएगा वो? फिर कैसे कहा गया हो? मुख से ही कहते हैं, तो फिर लिख के दे सकते हैं, तो लिखित आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा लिखित। अमौखिक मत लगा के आना। हम्म, कैसे काम करते हो आप लोग? सुनो, आयोजन करना मतलब योजना के द्वारा किसी को बुलाना। योजना जब तक पूरी ना हो तब तक का किया गया काम आयोजन कहलाता है ना। लोग भंडारे का आयोजन करते हैं, दूध मलाई का आयोजन करते हैं, लोगों को खाना परोसने का आयोजन करते हैं। आयोजन करना मतलब जब तक कि काम पूरा ना हो तब तक का किया हुआ योजना
आयोजन कहलाता है। अब समझो, विघटन का मतलब होता है तोड़ना। क्या तोड़ा जाता है क्या लोगों को? आयोजन किसके लिए किया जाता है? इंसानों के लिए, प्राणीवाचक वालों के लिए किया जाता है ना, अप्राणीवाचक का तो नहीं होता। आपने कभी सुना कि चॉकलेट आयोजन हो रहा है? चॉकलेट का आयोजन नहीं होता ना, है ना, नहीं होता ना। हाँ, चॉकलेट का उत्सव हो सकता है पर चॉकलेट का आयोजन नहीं होता। लोगों को के लिए आयोजन किया जाता है जिसमें लोग इकट्ठे हों। तो यहाँ पर आयोजन का विलोम शब्द क्या होना चाहिए? वियोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वियोजन। अब आप बोलेंगे सर नियोजन क्यों नहीं है? आप मुझे एक बात बताओ, ये शब्द कहाँ पढ़ा आपने? नियोजन शब्द कहाँ देखा है? मैं बताता हूँ कहाँ देखा है आपने। दुनिया के, नहीं दुनिया तो नहीं, भारत, भारत के 60% भारतीय तो यही जानते हैं कि ये जो नियोजन शब्द है ये परिवार के लिए लगता है। इसके अलावा उन्होंने नियोजन से उनका कभी पाला पड़ा ही नहीं। समझो, परिवार नियोजन का मतलब क्या होता है? फैमिली प्लानिंग। नि धन योजन, योजन मतलब योजना बनाना। योजना कैसी? नि मतलब अच्छी या भली प्रकार की योजना। ठीक है, तो इसको कहते हैं नियोजन। तो उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अरे भाई, आया आया आया, पोल आया। बढ़िया। फीका नहीं होता, मीठे का होता है फीका। खेद। मुहावरों का प्रयोग मत किया करो। आप लोगों ने सोचा होगा ना, तुमने हमारा मजा फीका कर दिया। अरे भैया, वो मुहावरा है फीका करना। उसको कभी भी व्याकरणगत मंत्र से मत लेके चलना। मुझे पता है आप लोग कहाँ सोचते हो और आप उसको उत्तर क्यों लगाए थे वो वाला। मुझे यहां तक समझ में आती है कहानी, है ना। बढ़िया, वेरी गुड। उन्नति का क्या हो गया? अवनति हो गया। अभी बताया भी था, अच्छा मैंने, है ना, मैंने बता दिया था ना इसके बारे में। चलिए ठीक है। हाँ, चलो अगला, चलो। समय हुआ समाप्त। 50% भारतीय। देखो, याद करो कुछ शब्द। वैसे मैं ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ना, उस टाइम पे मैं सिखा दूंगा, ठीक है। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की इच्छा। बुभुक्षा का मतलब होता है भूख यानी खाने की इच्छा। शुश्रूषा मतलब सेवा की इच्छा। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। मुमूर्षा का मतलब होता है मरने की इच्छा। अवनयन उन्नयन का उल्टा है। उत्धन नयन, उन्नयन ऊपर आंखें उठाना, अवनयन मतलब नीचे आंखें झुकाना। आंखें उठाना, आंखें झुकाना। नयन को ऊपर उठाना, उन्नयन आंखें नीचे झुका लेना, अवनयन, है ना। सुंदरी ने अवनयन करते हुए अपने शब्दों से, अपने अधरों से हृदय की बात कही और उसी समय नायक ने उन्नयन करते हुए उसके चंद्रमुख की ओर देखा। बात समझ में आई क्या? चलिए, तो आज की कक्षा को कर देता हूं यहीं तक, यहीं पर दे रहा हूं विराम। मैंने प्रयास किया कि आपको कुछ अच्छे प्रश्न कराऊं। कुछ 5-10 प्रश्न इस पीडीएफ में और हैं, डाउनलोड कर लो, बढ़िया से इनको हल करना। हल करके अगर कोई दिक्कत आती है, डाउट आती है, तो मैं बैठा ही हूँ। आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मुझे बता सकते हो, मुझे भेज सकते हो। मैं आपके लिए सदैव सहर्ष तैयार हूँ। अब आगे जो कल कक्षा होगी, कल भी आपकी कक्षा होनी है। कल 2 बजे, ठीक 2 बजे आपकी कक्षा होगी।
और कल की जो कक्षा होगी उसमें मैं आपको वर्तनी के नियम सिखाऊंगा कि वर्तनी के नियम या वर्तनी को शुद्ध करने के लिए या रखने के लिए आपको करना क्या है। तो कल ठीक मिल जाइएगा मुझे, ठीक 2 बजे इसी समय यहाँ पर। कल 2 बजे, उसके बाद फिर बुधवार बृहस्पतिवार को मेरा अवकाश रहेगा, तो मैं आपको मिलूंगा फिर शुक्रवार के दिन। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है साहब, ओके डन। जल्दी से तीनों के कमेंट चाहिए मुझे ताकि आज की कक्षा को समाप्त किया जा सके। हाँ, लीडर बोर्ड भी बता देते हैं, आपकी इच्छा सर, आपका लीडर बोर्ड है, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। नयन गौरव चल रहे हैं 110 पर, प्रिंस चल रहे हैं 70 पे, मीनाक्षी चल रही है 60 पे। बढ़िया, बधाई मीनाक्षी जी। मेरी कक्षा में अगर हैं तो सोचना नहीं है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कमेंट करना है, मतलब सीधे उत्तर लगाना है। आप ये नहीं करेंगी कि अरे पता नहीं गलत हो जाएगा, तो हो जाएगा गलत तो प्रवीण सर कौन सा आपका आरओ एग्जाम निकलवा दे रहे हैं। आरओ एग्जाम देंगे तब तो आप वहां पे होगा सिलेक्शन। तो सबसे पहले तो अपने अंदर हेजिटेशन कम करिए, पढ़ते रहिए और पढ़ के उत्तर लगाने का प्रयास ज्यादा करिए। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा को यहीं पर देते हैं विराम, होगी कल फिर मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद।